हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के एक बहुत बड़े मंच शुभम क्लासेस पर। हम क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ाए थे उसमें एक्सरसाइज 6.2 हुआ था। बड़ा मंच हमने इसलिए बोला क्योंकि आने वाले दिनों में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जहाँ पे हिंदी मीडियम किसी भी बोर्ड की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम की बात होगी तो ज़रूर उसकी नज़र जो है शुभम क्लासेस की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम, स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए काम किया जाता है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं तो वो भी मैथ तो देख ही सकते हैं, मैथ और साइंस दोनों चीज़ देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। खास करके हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। पिछले 3-4 महीनों में आपको जल्द ही डिजिटल बोर्ड की तरफ हमारा ध्यान होगा और वहाँ पे क्लासेस लाइव चलेंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों का कहना था कि सर थेल्स थ्योरम का प्रमेय नहीं बताया, यानी कि उसका प्रूफ। हालांकि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमने जो यूज़ करते हुए सवालों को हल कर दिया था 6.2, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लेकिन सही बात है कि इसका हमने प्रूफ नहीं किया। तो इसका प्रूफ एग्जाम में 6 नंबर का हमेशा आएगा। तो 6 नंबर पे अगर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये स्टेटमेंट दे देता है, ठीक ना। अगर ये स्टेटमेंट दे दिया तो क्वेश्चन 4 नंबर में चला जाएगा। और एग्जाम में ऐसे पूछता है कि थेल्स थ्योरम का कथन और प्रूफ यानी कि प्रमाण दोनों बताइए। तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है और साथ में प्रूफ, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में चला जाता है। तो 6 और 4 में जाने का अंतर है, ठीक ना। ये पूरा स्टेटमेंट दे दिया है, अगर सिर्फ बोलता है कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लिखिए, यही हमारा थेल्स का प्रमेय होता है। तो ये और ये सेम चीज़ है। तो आज इसका हम प्रूफ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ का आज लेक्चर रहेगा, उससे रिलेटेड कई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए हमने इसको बिल्कुल ही अलग लेक्चर में रखा। जितने भी हमारे प्रमेय हैं, 3 प्रमेय हैं, इसमें तीनों प्रमेय को हम क्या है अलग लेक्चर रखेंगे, उसमें मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, भले उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले कर लें, लेकिन उससे जो थियरम हम प्रमेय प्रूफ करेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ उसी दिन करेंगे, एक लेक्चर होगा उसके लिए अलग से। ठीक है, आई होप आपका सेशन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि थेल्स का थ्योरम 100 बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी पेपर में उठा लीजिए, थेल्स का थ्योरम आपको मिलेगा। और साथ में जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और साथ में प्ले स्टोर पे जाके शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल करें। उनके लिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि जड़ी बूटी का काम करेगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं और अभी से पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं या कर दिए हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम एक फिगर बना लेते हैं। किसी त्रिभुज, तो यानी कि आपको हमेशा एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। माना ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है त्रिभुज। एक भुजा के समांतर, देखिए इसमें 3 भुजा है, तो इसमें किसी एक भुजा के समांतर आप एक लाइन खींचते हैं, यानी कि हमने देखिए क्वेश्चन तो आप कर लिए, समझ रहे। एक जो DE है, आपने जो DE लाइन खींचा, किसके समांतर खींचा? समांतर टू BC। किसी भी एक भुजा के समांतर, इसमें 3 भुजा है, तो हमने यहाँ पे BC भुजा के समांतर एक लाइन खींचा। तो यह जो लाइन है, जो DE लाइन है, उस त्रिभुज की बाकी जो दोनों शेष भुजाएं हैं जहाँ पे प्रच्छेद करेगी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती हैं। इसको आप अपने भाषा में भी एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो किताब में एकदम टू द पॉइंट लिखा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि जो बाकी शेष भुजाएं यानी कि AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि AD अपान में DB इक्वल टू AE, ठीक ना। ये चीज़ कहने का मतलब है AE अपान EC। इस स्टेटमेंट का मैंने मतलब समझा दिया, ठीक है। तो कुल मिला के आप पहले से जाने हैं, लेकिन इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि AD अपान में DB। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। कुल मिला के हमें वही प्रूफ करना है, मैथमेटिकली हमको यही लाना है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ, ठीक है। एकदम छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका स्टेटमेंट डिक्टो कॉपी नहीं कर सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं, आप अपने भाषा में लिख दीजिए। एक दिए हुए त्रिभुज में जब हम किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो वह रेखा जो है बाकी दोनों शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, ठीक ना, बिना देखे। इतना बार अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कम से कम फिगर बना के ये लिख दीजिए कि अगर एक त्रिभुज ABC है
और डी ई समांतर है BC के, तो ये चीज़ होगा, ठीक ना। तो ये हुआ, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समानुपातिकता या का प्रमेय या थेल्स का थ्योरम 6 नंबर में आता है एग्जाम में। इसको तैयार कर लेना है। मान लीजिए इसके एक्सरसाइज तो हमारे तैयार हो ही गए हैं, ठीक है। तो उल्टा थोड़ा सा हम चल दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। थेल्स का थ्योरम, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हम अपने से मानते हैं, ठीक है। चलिए पहली बात एक चीज़ और हम बता दें, जो चीज़ें यूज होंगी वो हम पहले बता देते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। सबको पता है कि अगर यहाँ से इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे AD, ये क्या हो गया, तो जहाँ से जिस बिंदु से किसी भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, लंबवत ड्रॉ होता है, वो भुजा हमारी क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं, जो घर आप बनाते हैं तो जो पिलर खड़ा होता है, नीचे जो बेस होता है, बेस पे ही तो हम क्या करते हैं, पिलर खड़ा करते हैं। जो पिलर खड़ा होता है वो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज में जो एक फार्मूला है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। इस त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी ABC, यही हमारी क्या होगी, AD होगी। तो अगर इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल की बात करें, ये सब चीज़ें यूज होंगी इसलिए बता दे रहे हैं। सिंपली कुछ नहीं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है भाई, BC, और ऊंचाई क्या है, AD, ठीक ना। ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, BC। ये एक तरह से फार्मूला हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इतना आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ AR लिख के ABC आप लिख देंगे, ठीक ना। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है कि जो त्रिभुज ABC है उसका एरिया, ठीक ना। आपको AB नहीं लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये चीज़ नहीं लिखना है, ट्रायंगल इसमें नहीं डालना, ध्यान दीजिएगा। ये इसका सिंबल है। आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना ना लिख के अगर आप सिंबल में इतना लिख देते हैं कि AR मतलब एरिया, ब्रैकेट में ABC मतलब जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए नया हो सकता है। ये तो रहा एक बात। एक चीज़ और हम बता देते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत आसान था, चीज़ें बतानी पड़ेंगी तभी। एक त्रिभुज इस तरह से है, ठीक है, ये त्रिभुज इस तरह से है, मान लीजिए है PQR, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर हम इस भुजा को आगे बढ़े, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, R से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। ये R से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ तो परपेंडिकुलर होगा नहीं इसके अंदर, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से जो आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, ये चीज़ यहाँ पे PQR, ये परपेंडिकुलर जो चीज़ हम अलग से करते हैं उसको डॉटेड दिखाते हैं, क्लियर है। ये हो गया डॉटेड। इसमें जो है अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो आधार जो हमारा होगा PQ होगा, ये जो आधार हमारा होगा PQ, क्लियर है। इसका जो क्षेत्रफल होगा कैसे लिखा जाएगा, एरिया PQR, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार आपका PQ होगा, ठीक ना, और जो ऊंचाई हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों R × PQRS, ठीक है। तो ये हो जाएगा R × S, ये चीज़ आपको अंतर मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये लंबाई क्यों नहीं लिया गया, ठीक है, ये इस त्रिभुज के लिए ही हमारा आधार काम करेगा, ठीक ना, और ये जो है इसकी इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो ये चीज़ आपको नया मिलेगा अगर ये जो है त्रिभुज इस तरह से होता है तब, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको नया मिला। ये दोनों चीज़ आप जानते रहेंगे तब जाके इसका प्रूफ हो पाएगा। तीसरा चीज़, 3 चीज़ आपको जानना जरूरी है। तीसरा चीज़ क्या है, अगर दो भुजाएं समांतर हैं, ये सब जरूरी है बताना, नहीं तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर ABCD दो भुजाएं समांतर है, क्या है, समांतर है, यानी कि AB पैरेलल टू CD, अगर इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत एक दो त्रिभुज बने, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ध्यान देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन गया। अगर इस त्रिभुज की बात करें, ठीक ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ठीक ना, इस त्रिभुज की बात करें, ठीक ना, ये त्रिभुज एरिया ऑफ ABC बराबर होगा,
ये जो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा ए बी डी के, ठीक ना, एरिया ऑफ ए बी डी। क्यों? क्योंकि अगर ये जो दोनों त्रिभुज हैं एक ही आधार, दोनों ही त्रिभुज का जो आधार है मेरे प्यारे बच्चों सी डी है, और सी डी जो भुजा क्या है ए बी के समांतर है। तो जब दो समांतर भुजाओं के बीच में दो त्रिभुज बनते हैं जो कि एक ही बेस पे बना, एक ही आधार पे बने, उनका क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया कि त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ये चीज़ ए बी सी का जो क्षेत्रफल है बराबर है इसके, ये चीज़ यहाँ पे ये, तो ये तीनों चीज़ आप जानते रहेंगे तब जाके प्रमेय सिद्ध हो पाएगा। अब प्रमेय प्रूफ करते समय क्या है, जो चीज़ दिया रहता है उसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कुछ तो दिया ही नहीं है तो सब कुछ अपने से मानना है। अब देखिए प्रूफ होगा, ठीक है। माना एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, इसका क्या करते हैं, उपपत्ति या प्रमाण भी लिखते हैं, जो प्रूफ में प्रमाण या उपपत्ति, ठीक है, तो प्रमाण ही लिखते हैं। माना, ये सब लिखना पड़ेगा। माना एक त्रिभुज ए बी सी, एकदम अच्छे से करिए, ए बी सी दिया गया है, ठीक है, ये दिया, किसी त्रिभुज की बात हो रही है, दिया गया है, ठीक है। चलिए दिया गया है एक त्रिभुज, हमने क्या है यहाँ पे ए बी सी ले लिया, ठीक ना, ए बी सी, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बी सी के समांतर एक जो है लाइन, इसमें क्या है और क्या दिया है, बी सी के समांतर, बी सी के समांतर किसी भी एक भुजा के समांतर, तो हम बी सी के लिए ले रहे हैं समांतर एक रेखा, ठीक ना, एक रेखा डी ई खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पे डी ई खींच लेते हैं, ये हो गया डी ई। डी भुजा क्या है भाई, बी सी के समांतर। स्टेटमेंट में क्या है, ये सब कुछ दिया है, डी ई क्या है, बी सी के समांतर एक रेखा डी ई है, बस इतना ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये चीज़ हमको दिया है, बस जितना ज़रूरत है उतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा इतिहास लिखने की ज़रूरत नहीं है। गणित में टू द पॉइंट लिखेंगे तभी काम हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको रचना करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या रचना करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन पे, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ए बी सी डी ई, यहाँ पे कह सकते हैं एफ या एम एम कर दीजिए, एम एल और एम भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया गया है, रचना में लिखना पड़ेगा कि बिंदु डी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, क्या, डी एम, ठीक है, और भुजा ए बी पर बिंदु ई से ई एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्लियर है, तो अब समझ में आ गया। ये रचना लिखना, तो इसको लिखना पड़ेगा, बिंदु क्या है, बिंदु डी से डी एम किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ए सी पर, ठीक है। ये पूरा भुजा ए सी पर परपेंडिकुलर है, ये पूरा भुजा ए सी पर परपेंडिकुलर है। एवं एक काम और किया गया है भैया, बिंदु ई से भुजा ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बिंदु, ये सब लिखना पड़ेगा, तब जाके आप क्या हो जाएगा प्रूफ, अब जल्दी प्रूफ हो जाएगा। बिंदु ई से ई एल परपेंडिकुलर टू है किस पर, ए बी पर। पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना, इसको इतना नोट करिए, तब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसको एन नाम दे दीजिए, ठीक ना, एन नाम दे दीजिए, एन एम सीक्वेंस में रहेगा। यहाँ पे एन ई इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे एन ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है, यहाँ पे ई एन कहाँ गया है, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ई एन कहाँ गया, लिखना बिंदु डी से डी एम पे एवं बिंदु ई से, ठीक ना, एन ई परपेंडिकुलर टू क्या है, ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें दो चीज़ निकल के आएगा, जो त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज ए डी, यहाँ पे हमको एक कंस्ट्रक्शन में और करना है, इसको हमको इस तरह से मिलाना है, ठीक ना। इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बिंदु डी से
इसको हम मिला दिए, यहाँ पे बिंदु इसको हम मिला दिए, ये भी रचना में है। डी को सी से, ये सब रचना में है, डी को सी से एवं बी को हम ई से मिलाएं। अभी तक आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मिलाया, ठीक ना। चलिए मिला दिया। इतना सब कुछ जो है रचना में, रचना में क्या क्या पॉइंट है, ये सब नंबर मिलता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, ये सब पे नंबर मिलता है। ये जितना आप रचना कि 1 नंबर आपका यहाँ से हो गया, 1 नंबर फिगर का हो गया, बाकी सब प्रूफ पे होता है। चूँकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रचना एग्जाम में नहीं करते हैं तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को गलत किए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, ADE का क्षेत्रफल बहुत आसान है। प्रमाण में क्या लिखना है, जो चीज़ दिया उसको लिखना है। रचना में जो काम करना है, इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ AD, इसको 10 बार प्रैक्टिस करके जाना है। ध्यान दीजिएगा, ADE, यहाँ से EN इस पे परपेंडिकुलर है और इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, AD हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर है, तो AD हमारा आधार हो जाएगा और EN क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, आधार की लंबाई क्या है भाई, AD इंटू EN, ठीक ना। EN हमारा हो जाएगा लंबवत। क्लियर है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज BDE की बात करिए। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसके लिए यहाँ पे E से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ध्यान से देखिए, तो ये जो बेस हमारा हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा, AB, और यहाँ से क्या हो जाएगा, EN। क्लियर है, तो ये जो है हमको ध्यान देना पड़ेगा। DB भी हो सकता है, DB अपान में EN। क्लियर है, एरिया ऑफ BDE कुछ नहीं है, 1/2, ठीक ना। बेस हमारा क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे कि ये BDE की बात हो रही है, ये बाहर लंबवत है, ठीक ना, ये बाहर लंबवत है, तो लंबाई हमारा EN हो जाएगा, यानी ऊंचाई EN हो जाएगा। बेस हमारा BD होगा, भले ये लेंथ आगे बढ़ी हुई तो उससे नहीं मतलब है। बेस हमारा क्या हो जाएगा, BD इंटू EN, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। इस फिगर को कभी नहीं मिटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण ये जो चीज़ कर रहे हैं, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 2, ठीक ना, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या पाएंगे, एरिया ऑफ ADE अपान में एरिया ऑफ BDE। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 पहले लिख दीजिए, यहाँ पे 1/2 AD इंटू EN, ये सब कुछ नंबर मिलता है, ये सब स्टेप खाना नहीं है। ये 1/2 BD इंटू EN, ठीक है। पहले देख लेंगे नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये लगभग प्रूफ हो गया। देखिए 1/2 कट गया, EN कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारा AD अपान में DB। देखिए BD लिख दे चाहे DB एक ही चीज़ है, BD कहें चाहे DB एक ही, तो DB हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 3। क्लियर है, यानी एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ BDE का जो अनुपात मिला हमें AD अपान में DB मिला, यानी कि AD अपान में DB। चलिए एक चीज़ तो आ गया, ठीक। यही काम हम उधर करेंगे उस त्रिभुज में। फिर से जो त्रिभुज AD का जो क्षेत्रफल है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। कहाँ करें, ठीक ना। ये यहाँ पे आप शुरू से नोट कर लीजिए, यहाँ पे शुरू से नोट कर लीजिए, ये इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको तो हम रटवा देंगे, इस थ्योरम को कुछ करना ही नहीं है, इसको हम पूरा मिटा देते हैं, पीछे सब करेंगे। अब फिर से एक बार करना है त्रिभुज, एक मिनट, एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल एक बार फिर से, इस बार उधर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, बेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा AE, परपेंडिकुलर लाइन क्या है DM, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा एक ही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ADE का क्षेत्रफल 2 तरह से निकल के आ रहा है।
एक तो जब बेस AD को लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा EN हो जाएगा, जब बेस आप AE लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा DM हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया DM। इसको हम कर सकते हैं समीकरण नंबर 4। क्लियर है? अब देखिए अब कौन सा त्रिभुज बचा भाई? त्रिभुज DEC। त्रिभुज DEC में उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ DEC यहाँ पे हो जाएगा 1/2। देखिए अब बेस हमारा EC होगा, ठीक ना। जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी वो DM हो जाएगी। भले ये जो परपेंडिकुलर है इस त्रिभुज के बाहर है, हम बताए थे एक तीसरा केस जो DEC है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन DM है बाहर है त्रिभुज के, तब भी वो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस EC और जो DM हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हम समीकरण नंबर इसको 4 है तो 5 दे देंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 4 और 5 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समीकरण क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 5। तो बहुत आसान हो गया है। तो एरिया ऑफ ADE अपान में एरिया ऑफ DEC वो हो जाएगा 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, ठीक ना। डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? AE अपान में EC। समीकरण नंबर यहाँ पे देखिए 6। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और 6, समीकरण नंबर 3 और 6 अब हमारा जो प्रूफ करना है वो लगभग आ गया है। हमको क्या करना था? AD अपान में DB प्रूफ करना था AE अपान में EC। ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एरिया AD है, यहाँ पे एरिया AD है। अगर ये चीज़ बराबर हो जाए ना, एरिया ऑफ DEC, तो बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भुजा, ये जो लाइन है इसके समांतर है और ये जो त्रिभुज बन रहा है BDE और EDC, ये दो समांतर भुजाओं के बीच में जब दो त्रिभुज बनते हैं और दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, क्या? BC, तो क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए थ्योरम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसमें क्या होगा? लिखना पड़ेगा, इसी बीच में लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ DEC, इसका देखिए DEC का जो क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ BDC, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर है? ये वाला इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 6 में थोड़ा करेक्शन कर देंगे। समीकरण नंबर 6 में करेक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ADE, ठीक है। ये जो एरिया DEC बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ BDC कर दिए हैं, DEC बराबर है BED के ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, BED क्लियर है? यहाँ पे BD, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गया। तो इसमें हम क्या कर, समीकरण 6 में संशोधन कर देते हैं। जो DEC है उसका हम वो बराबर कर देते हैं एरिया ऑफ BDE, ठीक ना, जो कि बराबर है यहाँ पे AE अपान में EC के, ठीक है। और ये जो हमारा समीकरण नंबर, इसको हम क्या कर देते हैं? इसको 6 है तो 7 दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 7, ठीक है, इसको देखिए। समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ AD अपान में एरिया BD, एरिया ऑफ AD अपान एरिया में BD। अगर किसी भी समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है उसका राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 7 से, ठीक है, यहीं पे हम लिख देंगे। क्या करेंगे? प्रूफ हो गया। समीकरण 3 इसको कई बार करेंगे तब समीकरण 3 एवं 7 से, 7 क्या होगा? 7 से, तो क्या पा गए हम यहाँ पे? समीकरण देखिए 3 का लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है? AD अपान में DB, AD अपान में DB इक्वल टू बराबर हो जाएगा वहाँ पे AE अपान में EC, AE अपान में EC। यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कोई भी प्रूफ अगर उसमें
कई चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं तो ये प्रूफ हो जाता है। पहली बात आपको रचना करना है और ये जो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर करना है किसके, डी ई सी के। क्लियर है? इसमें अगर फिगर आउट नहीं हो रहा तो ये वाला क्षेत्रफल बराबर है इसके। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला गया। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला गया तो जब ये जो बेस हमारा ए डी हम रखें उस पर ई एन परपेंडिकुलर समझ में आता है। जब परपेंडिकुलर यानी कि जब लंबवत त्रिभुज के बाहर गिरता है तब क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत हो रही थी। ठीक ना? जैसे हम बात करें जो बी डी ई का जो क्षेत्रफल निकाला गया है उसके लिए जो लंबवत है ई एन काम कर रहा है जो कि बाहर है। अगर हम उस त्रिभुज के अलग से काट लें तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई गई, क्योंकि जो चीज़ नहीं जानते थे मुझे पता था उसको मैंने नए सिरे से बताया। ठीक है, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए एक बार हम और फिर से इस फिगर को पॉइंट आउट कर देते हैं क्या क्या चीज़ें थी, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि फिगर से ही सब कुछ निकल के आ रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। अब किताब में प्रूफ दिया है, आप जितना बार करना चाहें उतना बार कर सकते हैं। फिर से हम कर देते हैं इसमें। ठीक ना, क्या क्या हम किए थे फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए। थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाते हैं। देखिए एक हमारा त्रिभुज ए बी सी दिया था, यहाँ पे बी सी के समांतर एक भुजा क्या लिए हमारे, डी लिए। ठीक है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए डी एम। ठीक ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ई एन। कोई दिक्कत, ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री। और इसको हम क्या किए हैं, इसको सिंपली मिला दिए हैं। ठीक ना, ये हमारा दो त्रिभुज बन गया। तो जब ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला गया तो उसमें लंबवत लाइन क्या हुई, ये चीज़। अगर इसको आपको समझना है अलग से, एक अलग से फिगर बना लीजिए। ठीक ना, कैसे क्षेत्रफल निकल रहा है, अलग अलग तोड़ रहे हैं। ए डी ई का जो क्षेत्रफल है और यहाँ से ये क्या लाइन है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एन। तो क्या होगा, तो जहाँ से लाइन परपेंडिकुलर होती है जिस पर पड़ती है वो हमारा क्या हो जाता है, आधार। ये जो एरिया ऑफ ए डी ई होगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 1/2 गुणते आधार। आधार हमारा क्या है, ए डी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। ठीक ना, ये हमारा ई एन हो जाता है। ये चीज़ आपको किया गया। यही काम ए डी का निकालने में 2 बार किया गया। जब आधार हम ए ई लिए उस केस में डी एम हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबवत हो गया। ठीक है, ये रहा एक बात। सबसे बड़ी जो समस्या आई है दूसरी चीज़, क्लियर हो गया। इसको अलग अलग हम डिस्कस कर देते हैं, अलग अलग पॉइंट तोड़ के हम डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे ए बी सी है। सबसे बड़ी समस्या आई जब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकाला गया। ठीक ना, एरिया ऑफ बी डी ई। सबसे बड़ी समस्या यही पे आई। क्या किए हम, 1/2 आधार हम क्या लिए, बी डी। ठीक ना, और जो लंबवत लाइन लिए ये क्या कि ई एन। यही चीज़ कंफ्यूज कर गया। 99% बच्चे यहीं पे कंफ्यूज किए होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज इसको अलग से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे है ये अलग बना लीजिए, बी डी ई। इसको ऐसे समझना है कि ये जस्ट लाइक आगे भुजा क्या है, बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ई एन। ये ई एन इस पे क्या है, इस भुजा बी डी पे परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन अगर बी डी है तो लाइन को तो इनफाइनाइट तक हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ई एन इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज बी डी के लिए जो है ये आधार तो बी सी होगा ही होगा, जो लंबवत होगा, जो ऊंचाई होगा, ये ई एन हो जाएगा। ध्यान दें, क्योंकि इधर से कहीं, यहाँ से बिंदु ई से कहीं लंबवत आप डाल ही नहीं पाएंगे, बाहर पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। तो यही काम उधर वाले त्रिभुज में किया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में ये है कि किसी भी भुजा के समांतर, अगर त्रिभुज ए बी सी दिया है, इस बार हम चाह रहे हैं कि भुजा ए सी के समांतर एक आप डी ई लाइन खींच दीजिए। किसी भी भुजा के समांतर, यानी कि इस बार जो समांतर किसके है, ए सी समांतर क्या है, डी ई।
ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है। त्रिभुज, एक दिए हुए त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं तो वह रेखा जो है शेष दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पे प्रछेद करती है वो जो है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रछेद करती है, ठीक ना, समान अनुपात में काटती है। यहाँ पे समान अनुपात की बात क्या हो जाएगी, BD, रट लीजिए, BD अपान में DA, ये बराबर हो जाएगा BE, जहाँ से शुरू खत्म हो रहा वहीं से उठा लेना है EC, ये चीज़ इसमें हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसको पलट दें ऐसे। अगर यही चीज़ और पलट जाए, ठीक ना, तो किसी एक भुजा के समांतर, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा BC के समांतर DU, किसी भी एक भुजा के समांतर हो जाए, ये भी कंडीशन हो सकता है। अगर ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, इस बार किसके समांतर होगा, इसके समांतर। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर इसके समांतर हो जाए, ये जो DE लाइन है, ठीक ना, ये इसके समांतर हो जाए, जो DE समांतर है AB के, तो यहाँ पे यानी क्या है, जो DE समांतर है AB के। थेल्स थ्योरम एकदम रट लीजिए कि एक दिए हुए त्रिभुज में जब कोई एक रेखा समांतर रेखा खींचते हैं, उल्टा हो गया, एक दिए हुए त्रिभुज में जब एक समांतर रेखा खींचते हैं, एक भुजा के समांतर भुजा खींचते हैं, ठीक ना, तो वह जो रेखा है, जो रेखा D हम इस भुजा AB के समांतर रेखा खींचे हैं, तो दोनों बाकी दो शेष भुजा बची BC और AC, इन दोनों भुजाओं को बिंदु D और E पे प्रछेद कर रही है, और ये प्रछेद इस तरह से करती है कि इसका जो अनुपात है वो बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे कैसे अनुपात बराबर होगा, तो CE वहीं से उठा लेना है EA, ठीक ना, CD बराबर होगा DB के, ये चीज़। तो ये त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, 3 भुजा है तो तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर होगा, तो जो अनुपात बनेगा वो चीज़ बराबर आएगा, ठीक ना। तो इस त्रिभुज में इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि इसको करीब जो है आज ही 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में 6 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन है, क्या है, 6 नंबर का। तो अगर आप नहीं इसको किए तो 6 नंबर आपका चला जाएगा। और ये न्यूमेरिकल तो है नहीं इसमें, तुरंत कुछ भी गुणा भाग कर लिए, फार्मूला लगा दिए, तो जहाँ 6 नंबर का है तो 4 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपका सबसे अधिकतम 6 नंबर का रहता है, 4 नंबर का रहता है, 2 नंबर का रहता है और 1 नंबर का, ठीक ना। तो ये रहा थेल्स थ्योरम का प्रूफ, या कभी कभी आधारभूत अनुपातिकता का भी प्रमेय बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको सेशन आज पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सब जितने भी बच्चे क्लास 12th में बहुत ही सीरियसली, बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम आपको प्रशंसा करते हैं। और साथ में जो भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये देखें कि इस चैनल की क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, क्या एक ही टीचर हर विषय पढ़ा रहा है, ये आपको खुद एनालाइज करना है। हर विषय के अलग अलग टीचर हैं। क्लास 10th में जो साइंस का जो दूसरा हिस्सा है बायोलॉजी, उसमें आज शाम को 7 बजे मैडम एक बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरह से अलग अलग फैकल्टी द्वारा आपके ऊपर मेहनत किया जा रहा है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, नोट करें, ठीक ना, नोट करें और साथ में नोट्स बनाते जाएं। जो नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप 599 पेमेंट करके आप नोट्स प्रोवाइड करके, तो आपको क्या होगा कि नोट्स आपको मिल गया, अब आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। तो नोट्स इसलिए क्योंकि एग्जाम में काम आएगा, और वीडियो देखना इसलिए क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऑडियो और वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आई होप आपको आज सेशन पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी ज़िले से हैं, लगभग उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग राज्यों से भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। तो आप उन सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो सभी का। जय हिंद।